शोले में जैसे धर्मेंद्र को लटका दिया था, तो बंडू भाई को भी हमेशा के लिए यहाँ पे लटका दिया। ग्लास के ऊपर पेपर रखेंगे, परम पेपर रखो, पेपर रख दिया, उसके ऊपर मैंने कॉइन रख दिया और उसका कैप देखो आप, बंडू भाई अपना कैप कभी नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा सारे एग्जांपल्स में, वो जहाँ पे भी जाते हैं अपना, हम इन कॉइन्स के ऊपर स्ट्राइकर से हिट करते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या करेंगे, नीचे के कॉइन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो आप ऊपर वाले कॉइन क्या करते हैं, देखो क्या बात होगी। काम करने आए हो, फोन पे बात कर रहे हो, मैं जब खींचूंगा तो कौन टूटना चाहिए, पहले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखते हैं एंड देन विल डिस्कस दिस। इसको अभी खींचेंगे तो कौन सा स्ट्रिंग टूटता है हम देखेंगे। खींचो परम। वो भी गाड़ी के साथ ही रहना चाहता है, वो पीछे नहीं जाना चाहता, इसलिए क्या हो गया, वो उनके मुंह के ऊपर ही गिर गया। देख रहे हो, हमें नसीब हमेशा अच्छा होता है, जहां जहां भी मुसीबत है वहां बच जाते हैं। बंडू भाई गिर गए फिर लग गया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी मोशन जैसे पकड़ेंगे क्या होगा, हाथ पीछे आएगा, देखा होगा आपने, ऐसा क्यों करते हैं ये। So hello friends, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. So I welcome you back in this lecture series on engineering mechanics. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज रिजिड बॉडी, व्हाट आर द फोर्स सिस्टम्स, फोर्स क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। जो लोग नए हैं वो पहला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इस पूरे लेक्चर सीरीज के दौरान मैं पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं ठीक से, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलो अभी सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में आपने देखा होगा टाइटल में कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मुझे स्टार्ट करना है। लॉज ऑफ मोशन जो है हमने पढ़े हुए हैं, 9th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, लेकिन उनको जिस तरह से समझना चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक आपको देखना है। स्पेशली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है ठीक से समझना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, मैथमेटिकली सही यूज़ करते हैं, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग गलत होता है। तो उसको अगर करेक्ट करना है तो इसको ठीक से समझना है। पूरे लेक्चर के दौरान बहुत सारे एनिमेशंस मैंने खुद बनाए हैं, उनको यूज़ करूँगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। सो बी विथ मी, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो आपको हमें सबको पता है कि भाई अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, फोर्स नहीं है ऐसा नहीं, फोर्सेस है, लेकिन उन सब फोर्सेस का समेशन बना के, रिजल्टेंट बना के अगर जीरो बन रहा है, तो क्या, अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स इज जीरो ऑन दी बॉडी, तो क्या हो सकता है, इनिशियल पोजीशन क्या हो सकता है, या तो पहले वो रेस्ट में हो सकता है या तो वो मोशन में हो सकता है। तो न्यूटन बोलता है कि अगर वो पहले रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। क्या बोलता है न्यूटन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट, वो मूव नहीं होगा, खुद से मूव होने की उसकी मर्जी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। ये कौन, किसने बोला है, फर्स्ट लॉ ने बोला है। अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए। तो अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, दैट स्टेज इन मोशन, दैट इज व्हाट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में इसमें जानेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। क्या बोलता है वो, अगर नेट फोर्स जीरो है, मतलब क्या, कि समझो अभी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। बंडू भाई हमारे, आपको पता है बंडू भाई की हमेशा बैंड बजी होती है। तो वो क्या हो गया, एक दिन जंगल में चले गए, जंगल में आदिवासियों के बीच फंस गए, तो उनके लीडर ने पकड़ लिया, उनको लगा ये उनको हार्म करने आए, तो उन्होंने उनको पनिशमेंट दे दिया। और क्या कर दिया, उन्हें पनिशमेंट ये मिला कि भाई आपको लटका दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो दिस इज बंडू भाई, जिसको पनिशमेंट मिला है, इन दीवारों पे उनको लटका दिया गया है। लाइक शोले में जैसे धर्मेंद्र को लटका दिया था, तो बंडू भाई को भी हमेशा के लिए यहाँ पे लटका दिया। अब क्या हो रहा है, देखो बंडू भाई के बॉडी के ऊपर फोर्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है, फोर्सेस है। देखो वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये टेंशन जो है इन दो केबल्स में, ये दोनों टेंशन जो है वो उस वेट को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, उसके ऊपर जीरो हो गया। तो अगर ऐसे लटके हैं बंडू भाई तो लाइफ टाइम ऐसे ही लटके रहेंगे, इनकी छूटने की कोई आशंका नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। दैट इज सेड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि अगर बॉडी रेस्ट में है और उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी हमेशा लटकी रहेगी, मतलब हमेशा क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। अब अगर बॉडी मोशन में है, समझो अगर उनके नसीब अच्छा था बंडू भाई का, कोई उधर से कोई दूसरा आदमी जा रहा था, उसने इनकी रस्सियाँ काट दी और उनको छोड़ दिया, फिर आगे गए, आगे उनको साइकिल मिल गया तो साइकिल चलाने लगे। तो मैं साइकिल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये स्मूथ ग्राउंड के ऊपर बंडू भाई साइकिल चला रहे हैं। अब क्या हो गया, 2-3 दिन से बस लटके हुए थे, तो खाया नहीं था, भूखे हो गए, ताकत नहीं है, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी साइकिल को मिल गया, तो वैसे ही साइकिल पकड़ के चल रहे हैं। अब क्या होगा, अगर मानो कि रोड बहुत स्मूथ है, साइकिल नया है, फ्रिक्शन लेस है, तो क्या होगा, ये साइकिल चलता रहेगा। मतलब क्या, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई आएगा तो वो फोर्स को रोकना चाहेगा। जैसे अगर ये चलता है तो इसका रोड का फ्रिक्शन जो है उसको कुछ देर में रोक देगा। अगर रोड का फ्रिक्शन नहीं होता है, ये न्यूटन ने बोला है, अगर रोड का फ्रिक्शन नहीं होता है तो बंडू भाई इस साइकिल पे ऐसे ही चलते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट द
ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन विल स्टे इन मोशन जब तक उनके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो चलते रहेंगे। नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स मतलब क्या, रेजिस्टिंग फोर्स आ गया, नेट फोर्स की वैल्यू है कुछ, कुछ फ्रिक्शन फोर्स है, तो क्या हो जाएगा, मोशन कम हो जाएगा, बाद में डिके हो जाएगा और मोशन रुक जाएगा। लेकिन जब तक नेट फोर्स जीरो है तब तक ये मोशन हमेशा ऐसे ही चलते रहेगा। बंडू भाई ऐसे चलते रहेंगे साइकिल के ऊपर लाइफ टाइम, ठीक है ना। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन स्टेज इन रेक्टिलिनियर मोशन। हैव यू ऑब्जर्व दिस? मोशन है तो मोशन में रहेगा, ये ठीक है, लेकिन मोशन है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में ही रहेगा, वो सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू नहीं करेगा। इसका एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है और ये, इसको मैंने क्या किया है, एक थ्रेड से बांध दिया है, और उस थ्रेड को मैं क्या कर रहा हूँ, पकड़ के इसको घुमा रहा हूँ, जिस दिशा में घुमा रहा हूँ, लाइक दिस। अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। अब मैं सडनली क्या करता हूँ, थ्रेड कट कर देता हूँ, ये थ्रेड क्या करूंगा, मैं कट करूंगा, तो क्या होगा, ये इस तरह से आगे चला जाएगा टेंजेंशियली, एग्री। जैसे मैं थ्रेड कट करूंगा तो ये रेक्टिलिनियर मोशन में चला जाएगा। मतलब क्या, वो सर्कुलर मोशन उसने कंटिन्यू नहीं किया, उसका इनिशियल मोशन क्या था, सर्कुलर मोशन था, लेकिन जैसे ही अनबैलेंस फोर्स उसके हटा दिए, नेट फोर्स जीरो कर दिए, तो क्या कर दिया, उसने रेक्टिलिनियर मोशन फॉलो करना शुरू कर दिया। सो मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, यहां तक हम समझते हैं, लेकिन इसको डिटेल में समझना है, वो हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन कंटिन्यू करता है। उसका इनिशियल मोशन का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू नहीं करेगा। उसका इनिशियल मोशन जब छूटेगा, वो उसका नेट फोर्स जब जिस मोमेंट पे जीरो होगा, उस मोमेंट से वो उस रेक्टिलिनियर मोशन को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स, हु सेज दैट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज इस टेंडेंसी को, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया, जिसे हम हमारे भाषा में आलस बोलते हैं, कि भाई सो रहे तो सोना ही चाहते हो, उठना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। तो जो भी कर रहे होते हैं वो बॉडी, जो बॉडी का नेचर क्या है कि वो जो जिस स्टेज में है, स्टेट में है, उस स्टेटस को वो कंटिन्यू करना चाहता है, और इस चीज को बोलते हैं इनर्शिया। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। मतलब क्या, कि अगर बॉडी उसकी ओरिजिनल स्टेट में है, वही ओरिजिनल स्टेट वो कंटिन्यू करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बंडू भाई इस बक्से को ढकेल रहे हैं। अब ये बक्सा जो है वो पड़ा हुआ है, तो इसकी ओरिजिनल स्टेट क्या है, स्टेशनरी है, वो स्टेट रेस्ट पे है, तो वो नहीं चाहता है कि मैं मूव हो, इसलिए बंडू भाई को फोर्स लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ रहा है। अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा तब वो मूव होगा। तो मतलब क्या, उसकी ओरिजिनल स्टेट वो रखना चाहता है, एंड दैट इज टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अब ये इनर्शिया जो है वो मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा मास उतना बड़ा उसका इनर्शिया रहेगा। जैसे बंडू भाई इसको अगर ढकेल रहे हैं तो इनको जितना फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स ज्यादा लगेगा अगर ये बक्सा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी, तो अभी इस बक्से को देखो, ये बक्सा इस बक्से से क्या है, ये बड़ा है, तो इसको बंडू भाई को ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब क्या, इसका ज्यादा इनर्शिया है, इसका कम इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास को। सो द लॉ ऑफ इनर्शिया सेज दैट बॉडी एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल स्टे इन मोशन अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर आता नहीं है, ठीक है। और ये जो इनर्शिया होता है, ये टेंडेंसी होती है उसकी ओरिजिनल पोजीशन कंटिन्यू करने की, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही रहना चाहता है, और उस वो टेंडेंसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। ये जो इनर्शिया होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास को, जितना बड़ा मास रहेगा उतना बड़ा उसका इनर्शिया रहेगा, ठीक है। अब ये जो इनर्शिया होता है ये दो तीन टाइप का है, उसके यहां से ही समझता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब क्या, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर वो डायरेक्शन उसकी वो चेंज नहीं करना चाहता है, उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसका कुछ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आपने कॉइन फॉल्स इन द ग्लास का एक्सपेरिमेंट बहुत बार देखा होगा, जो हम परफॉर्म भी करेंगे। क्या है, एक ग्लास है, उसके ऊपर एक पेपर रख दिया, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। अब क्या है, इस कॉइन का कुछ मास है, उस मास की वजह से उसको कुछ इनर्शिया है, ठीक है। अब वो अपनी जगह से नहीं हिलना चाहता है। हम प्रूव कर सकते हैं इसको कैसे, जैसे ही हम इस पेपर को फोर्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल, तो पेपर आगे चला जाता है, उसके साथ कॉइन जाता नहीं है, कॉइन वहीं पे रुकता है। और सिंस पेपर निकल गया नीचे से, इसलिए कॉइन नीचे गिरता है। मतलब क्या, कि हमने फोर्स किसको लगाया, मोशन किसको दिया, पेपर को दिया। पेपर के साथ कॉइन जो रखा हुआ था वो पेपर के साथ नहीं गया। मतलब क्या, कॉइन चाहता है अपनी जगह पे रहना, कॉइन अपनी जगह से मूव होना नहीं चाहता है, तो वहीं पे रुकता है, पेपर चला जाता है, वहीं पे रुकता है, तो नीचे कोई है नहीं अभी, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेती है, इसलिए वो ग्लास में गिर जाता है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको हम परफॉर्म करते हैं। सो दिस वन इज ग्लास, दिस इज कॉइन। ग्लास के ऊपर पेपर रखेंगे, पर हम पेपर रखो, पेपर रख दिया, उसके ऊपर मैंने कॉइन रख दिया, एंड देन अप्लाई द फोर्स टू द पेपर। सी,
पेपर चला गया लेकिन कॉइन नीचे गया। लेट्स डू इट अगेन, पेपर उसके ऊपर कॉइन, सी, ओके। सो दैट इज व्हाट द इनर्शिया ऑफ रेस्ट विद एग्जांपल ऑफ ग्लास। आपने अभी देखा होगा कि अगर आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि कोई एक नेस्ट ले लो, एक कोई जाली ले लो, उसके ऊपर कुछ हल्के पत्ते वगैरह डाल दो या तो कुछ कलर्स डाल दो, लाइट वेट कलर्स, और उसके ऊपर से हेवी ऑब्जेक्ट गिरा दो, तो क्या हो जाएगा, वो जाली नीचे जाएगा उस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से। और उसको अगर आप स्लो मोशन में देखते हो तो क्या होगा, वो जाली नीचे चला जाएगा लेकिन वो पत्ते वहीं पे रहेंगे और वो बाद में गिरेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो पत्ते अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते, जाली के ऊपर फोर्स लग गया, जाली नीचे चला गया, लेकिन पत्ते वहीं पे रह गए। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमने कैरम भी खेला होगा। कैरम में क्या होता है, बहुत सारी कॉइन्स हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक लगाते हैं जैसे, तो जब हम इन कॉइन्स के ऊपर स्ट्राइकर से हिट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, नीचे वाला कॉइन जो है वो आगे चला जाता है, ऊपर वाले कॉइन्स उनके इनर्शिया के वजह से वहीं पे रहते हैं। ये आपने देखा होगा, हम करके भी देखते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कैरम कॉइन्स। तो इनका हम स्टैक बनाएंगे और क्या करेंगे, नीचे के कॉइन के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो आप ऊपर वाले कॉइन क्या करते हैं देखो आप, ठीक है। तो क्या हो रहा था, हम नीचे के कॉइन के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, तो ऊपर वाले कॉइन उसके साथ मूव होने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब क्या, उनके पास इनर्शिया है, वो अपनी जगह रहना चाहते थे। नीचे वाले कॉइन के ऊपर फोर्स लगा, नीचे वाला कॉइन मूव हो गया, लेकिन ऊपर वाला कॉइन वहीं पे रहा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, जो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता। देन थैंक यू परम। एक बार और करते हैं ऐसा। अरे भाई खेलना नहीं है। फिर हमने देखा होगा कि अगर आप किसी बलून को पूरे पानी से भरते हो और उस बलून को अगर फोड़ते हो और ये पूरा आप रिकॉर्ड करते हो और उसको स्लो मोशन में देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि बलून फूट जाने के बाद भी कुछ सेकंड्स तक वो पानी अपना शेप जो है वो रिटेन करता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पानी जो है अंदर बलून के अंदर, वो अपना इनर्शिया, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ जो उसका पोजिशन है वो छोड़ना नहीं चाहता है। वो बाद में गिरता है, वो बाद में कोलैप्स होता है। पहले बलून फूट जाता है पूरा, उसके ऊपर का जो कवरिंग है वो निकल जाता है और वो पानी जो है अपना शेप और साइज वैसे वैसे रिटेन करता है कुछ सेकंड्स तक, कुछ मिली सेकंड्स तक, ठीक है ना। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम रियल लाइफ में देख सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। तो उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। सो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो हम क्या करेंगे, एक हेवी वेट लेंगे, जैसे मैंने ये लिया है, व्हाइट वाला बॉक्स दिख रहा है आपको, एक हेवी वेट है, कुछ समझो दिस इज अ वेट। उसको क्या किया, एक थ्रेड से बांध दिया मैंने ऊपर, एक फिक्स सपोर्ट को क्या कर दिया, इस थ्रेड से बांध दिया है, नीचे दूसरा थ्रेड बांध दिया है और उसको एक हैंडल लगा दिया है सो दैट मैं उसको खींच सकूं। अब क्या हो रहा है, देखो दोनों स्ट्रिंग्स जो है, दोनों जो धागे मैंने लिए हैं वो एक ही टाइप के हैं, एक ही मैन्युफैक्चरिंग, एक ही साथ मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो उनका स्ट्रेंथ भी सेम है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करेंगे हम, इसको खींचेंगे तो आपको क्या लगता है कौन सा स्ट्रिंग टूटेगा, व्हाट इज द क्वेश्चन। इसको मैं इस तरह से खींचूंगा अभी नीचे, जैसे मैं इसको खींचूंगा तो कौन सा स्ट्रिंग टूटना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, आर यू विथ मी, इफ यू आर विथ मी यू शुड थिंक अबाउट इट। क्या लॉजिक है, क्या होगा, कौन सा स्ट्रिंग टूटेगा, उसके टेंशन को एनालाइज कीजिए। इनिशियली क्या है, तो इसमें टेंशन नहीं है क्योंकि ये जो हैंडल है वेटलेस है, अज्यूम करो, तो इसमें कुछ टेंशन नहीं है। इनिशियली क्या है, इसमें टेंशन है, किस वजह से है, इस वेट के वजह से। तो इसमें टेंशन पहले ज़्यादा है, इसमें टेंशन है ही नहीं। जब मैं इसको नीचे खींचूंगा तो क्या होगा, इसमें टेंशन बढ़ना शुरू होगा। जैसे इसमें टेंशन बढ़ना शुरू हो रहा है तो इसमें भी होगा, क्योंकि वो मैं जो खींचूंगा वो फोर्स इधर भी ट्रांसफर होगा, तो इसमें टेंशन ज़्यादा रहेगा शायद। तो कौन टूटना चाहिए पहले, तो विद दिस लॉजिक मुझे तो लगता है कि पहले स्ट्रिंग ए टूटना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, मैं जब खींचूंगा तो कौन टूटना चाहिए पहले, पहले स्ट्रिंग ए टूटना चाहिए आई थिंक। तो इसको परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखते हैं एंड देन विल डिस्कस दिस। उसके लिए हमें वॉलेंटियर भी लगेगा, मिस्टर परम को हम बुलाते हैं वॉलेंटियर करके। सो नाउ लेट अस परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हेवी वेट लिया है, उसको ऊपर एक थ्रेड बांध दिया है, ऊपर फ्रेम है, फिक्स फ्रेम, नीचे ये व्हाइट वाला दिख रहा है आपको दूसरा थ्रेड जिसको ये हैंडल हमने लगाया है। तो अभी हम इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमारे साथ है मिस्टर परम, जो कि हमारे दोस्त है, जो हमें आज वॉलंटियर करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको अभी खींचेंगे, तो कौन सा स्ट्रिंग टूटता है हम देखेंगे। खींचो परम। सी, जो लोअर स्ट्रिंग टूट गया, ठीक है। अब हम इसको फिर से बांधते हैं और फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं और देन चेक करते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग टूटता है, ठीक है। जस्ट वेट। तो अभी हमने इसको फिर से बांध दिया है, ठीक है। अब हम इसको फिर से खींचेंगे, अब इस बार देखते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग टूटता है। खींचो परम।
ऊपर वाला स्ट्रिंग टूट गया। सो ऊपर वाला स्ट्रिंग टूट गया, इसलिए नीचे गिर गया। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी गॉट द रिजल्ट्स। हमें पहले क्या मिला, पहले हमें नीचे वाला स्ट्रिंग टूट गया था। पहले आपने देखा होगा, पहले नीचे वाला स्ट्रिंग टूट गया, फिर से हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो ऊपर वाला स्ट्रिंग टूट गया। तो ये क्यों हुआ? एनी गेसेस? आर यू विथ मी? थिंक अबाउट इट, क्या हुआ होगा शायद। और इस टॉपिक को रिलेटेड है, इनर्शिया से उसका क्या संबंध है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में आंसर डालिए, हम देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। हाँ, मेरा आंसर सुन के बाद में कमेंट सेक्शन में नहीं डालना है, पहले अभी डालना है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए क्यों ऐसा हुआ। सो लेट्स डिस्कस क्या हुआ। जब पहला एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, जब परम ने इसको खींचा तो बहुत जोर से खींचा था। हैव यू सीन इट? बहुत जोर से झटका दिया उसको, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इसका इनर्शिया जो है वो इनर्शिया नहीं चाहता है नीचे जाने का। अभी हम इसको नीचे खींच रहे हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये वेट के ऊपर लग रहा है, बाद में उस स्ट्रिंग के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये वेट बीच में है, वेट क्या है बीच में, उस वेट का कुछ इनर्शिया है, वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं करना चाहता है। तो हम उसको जब नीचे खींच रहे हैं और इतना फास्ट खींच रहे कि वो इनर्शिया की वजह से वो फोर्स ऊपर ट्रांसफर ही नहीं होने दे रहा है, और उस वजह से वो पूरा का पूरा फोर्स कहाँ लग गया, स्ट्रिंग बी के ऊपर लग गया, और इसलिए वह स्ट्रिंग टूट गया, स्ट्रिंग बी टूट गया। बाद वाला एक्सपेरिमेंट आप ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, आप रिवाइंड कीजिए लगे तो, और उसमें देखिए बाद वाले केस में हमने परम को बोला था मैंने कि आपको उसको धीरे खींचना है। क्या करना है? धीरे खींचना है। जब मैं धीरे खींच रहा हूं तब क्या हो रहा है, ये इसको इसका इनर्शिया जो है अलाउ कर रहा है इस फोर्स को यहां से यहां तक ट्रांसफर करने के लिए, और फिर इसका भी फोर्स बढ़ने लग गया था साइमल्टेनियसली। और जैसे ही धीरे धीरे मैं टेंशन बढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली इसका टेंशन ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले लॉजिक बताया था, इसका टेंशन क्या रहेगा, इसका वेट प्लस एप्लाइड टेंशन, ये दोनों उसमें ऐड हो जाएंगे, तो इसका टेंशन हमेशा ज्यादा ही होने वाला है। लेकिन इनर्शिया उसको पास नहीं होने देना था अगर मैं उसको बहुत फास्ट करता हूं। तो जैसे ही मैंने उसको स्लो किया तो ये टेंशन यहां तक पास हो गया, इसका टेंशन बढ़ गया और ये टूट गया। इसलिए सेकंड केस में क्या हो गया, ये टूट गया। पहले केस में क्या हो गया, फोर्स बहुत इंस्टेंटेनियस होने की वजह से, बहुत फाट से लगाने की वजह से, फटाक से लगाने की वजह से क्या हो गया, इसका ये अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता है, ये नीचे नहीं जाना चाहता है। तो इस इनर्शिया की वजह से उसने वो नीचे वाला फोर्स ऊपर ट्रांसफर ही नहीं होने दिया, इस वजह से नीचे वाला स्ट्रिंग टूट गया। दैट इज हाउ द इनर्शिया वर्क्स, राइट। सो नाउ विल सी इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बंडू भाई जो हमारे साइकिल पे निकले, खाया पिया कुछ नहीं है, साइकिल चल रहा है, तो साइकिल के ऊपर ही सो गए अभी समझो। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये भाई साइकिल के ऊपर ही सो गए और आगे जाके इस रास्ते पे एक बड़ा सा पत्थर है। अब ये बड़े से पत्थर को ये टकराने वाले, तो अब क्या होगा आपको पता है, वो ऑलरेडी मोशन में है। तो वो जो पूरा बॉडी है, पूरी ये सिस्टम जो है वो ऑलरेडी मोशन में है। न्यूटन लॉ बोलता है कि ये रुकना नहीं चाहेगा, अपना मोशन नहीं छोड़ना चाहेगा। तो क्या होगा देखते हैं। तो इसका मैंने कुछ एनिमेशन किया है, वो प्ले करता हूँ, आप देखिए। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये आगे मोशन में जा रहे हैं, तो ये जैसे इस यहाँ पे टकराएंगे क्या होगा, क्या देख रहे हो आप, ये जो इनका कैप है वो पूरा का पूरा बॉडी आगे जाना चाहता है, तो पिछला टायर जो है उड़ गया, और सिंस वहां आगे पत्थर, बड़ा पत्थर है, इसलिए वो आगे नहीं जा पा रहा है, तो वो उचक गए नीचे पीछे से, क्योंकि उसको इनर्शिया ऑफ मोशन है, उसको मोमेंटम मिल चुका था। ठीक है ना। और उसका कैप देखो आप, बंडू भाई अपना कैप कभी नहीं छोड़ते, आपने देखा होगा सारे एग्जांपल्स में, वो जहाँ पे भी जाते हैं अपना वो ग्रीन वाला कैप नहीं, एक्चुअली वो आपको, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना, तो उनका वो हेलमेट है, तो वो छोड़ते नहीं है। तो वो हेलमेट देखो आप कहाँ जा रहा है, येलो वाला, वो छूट गया उनसे बॉडी से, तो उसको मोशन तो ऑलरेडी है, तो वो आगे जाने लग गया, आगे जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, इसलिए वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करके नीचे गिर रहा है, देख रहे हो। सो दैट हेलमेट हैज मोमेंटम, और उसको इनर्शिया है मोशन का, इसलिए वो आगे जा रहा है। दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ, यू माइट हैव सीन दिस एग्जांपल्स। आपने सीट बेल्ट लगाया होगा, तो सीट बेल्ट में भी जब नहीं लगाते हम तो हम आगे चले जाते हैं, जब गाड़ी ब्रेक लगाता है, बस ब्रेक लगाता है, तो हम आगे जाते हैं। हम आगे क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें इनर्शिया ऑफ मोशन मिल चुका है, और हमारा निचला हिस्सा जो है वो रुकना चाहता है, लेकिन हमारा ऊपर का हिस्सा जो फ्री है वो नहीं रुकना चाहता, क्योंकि उसको क्या है, मोशन मिल चुका है, तो आगे जाता है। दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप, करना नहीं है कभी भी। बंडू भाई को आगे लिफ्ट मिल गया नेक्सॉन गाड़ी में, तो जा रहे, अभी उनको दिखा कि सनरूफ है, तो उनको सनरूफ ट्राई करना था, तो सनरूफ के ऊपर खड़े हो गए, और आगे अभी गाड़ी चल रहा है, रास्ते में उनको चिंगम मिला था, चिंगम खा लिया, और वो क्या कर दिया, ऊपर जाके उनको लग गया अभी चिंगम खा के हो गया, तो वो चिंगम थूक दिया। अब उनको थूका कैसे, वो देखो उनका स्टाइल, एनिमेशन देख रहे हो। अब क्या हो रहा है, वो उन्होंने उसे ऊपर थूकने की वजह से क्या हो गया, वो मोशन उनको लगा वो पीछे चला जाएगा, लेकिन वो जो कुछ चिंगम था उसको भी क्या मिल गया, फॉरवर्ड मोमेंटम मिल चुका है, उसका खुद का इनर्शिया है, तो वो भी गाड़ी के साथ ही रहना चाहता है, वो पीछे नहीं जाना चाहता। इसलिए क्या हो गया, वो उनके मुंह के ऊपर ही गिर गया, देख रहे हो।
सो दैट इज हाउ इनर्शिया ऑफ मोशन वर्क्स। सो आगे चले गए, आगे फिर उनको अपने गांव जाना था तो ट्रेन पकड़ लिया, ट्रेन पकड़ के ट्रेन में बैठ गए लोकल में, और फिर उनका स्टेशन जब आया तो स्टेशन पे उतरते टाइम पे देखो कैसे उतर गए। तो ये उनके स्टेशन पे बंडू भाई अभी उतरने वाले हैं। अब वो पागल क्या कर रहा है, स्टेशन वो फॉरवर्ड मोमेंटम उसको उस दिशा में है, ट्रेन किधर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, और वो कूद किधर रहा है, उल्टी दिशा में कूद रहा है। तो आपको पता है क्या होने वाला है। अब क्या होगा, ट्रेन इधर मूव हो रहा है, भाई साहब इधर कूद रहे, तो क्या हो जाएगा, इनका इनर्शिया क्या चाहता है, इधर जाना, और ये क्या चाहते हैं, इधर जाना। तो क्या होगा, ऑब्वियसली गिर जाएंगे। इसलिए बंडू भाई गिर गए, फिर लग गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी मोशन, आप किसी ट्रेन से उतर भी रहे हो, चलती ट्रेन में तो उतरना ही नहीं है, लेकिन उतर भी रहे हो तो उस ट्रेन के साथ में भागना है, सो दैट वो जो मोमेंटम आपको मिला है, वो इनर्शिया जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए, सो दैट आप बैलेंस रहो। अगर आप उसको इनिशियली सडनली उसको अपोजिट डायरेक्शन में उतरना चाहोगे तो आपका इनर्शिया आगे जाना चाहता है, आप पीछे उतरना चाहते हो, तो वो ऐसा होगा नहीं, आप गिर जाओगे, बैलेंस चला जाएगा। ठीक है, तो दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर बाद में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। जैसे आपने बस में बैठे हो और ड्राइवर ने सडनली राइट टर्न ले लिया, तो आप लेफ्ट में झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहते हो, आपकी डायरेक्शन स्ट्रेट है और ड्राइवर चाहता है कि आप मुड़ जाओ, बस चाहती है कि आप मुड़ जाओ, तो आपकी बॉडी नहीं चाहती, आपकी बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जाना चाहती है। इस वजह से आप क्या हो रहे हो, आपके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगता है और आप इस तरह से मूव होते हो। आपने देखा होगा, जैसे ही गाड़ी टर्न लेती है तो आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हो। वो किस वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो दिस इज व्हाट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें क्या होता है, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि मोमेंटम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मोमेंटम क्या होता है वो हमें पहले समझना पड़ेगा। तो मोमेंटम क्या होता है, हमने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इसको ठीक से समझते हैं। मोमेंटम जो है वो मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो मोशन किस तरह से डिस्क्राइब हो सकता है कि उसका वेलोसिटी क्या है, जो बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है, वो वेरिएबल जो है वेलोसिटी है। ठीक है, और उस किस मास के ऊपर वो वेलोसिटी लग रहा है। सो मास एंड वेलोसिटी आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डिस्क्राइब अ मोशन। सो लेट्स से मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी एक कॉमन सेंस का सवाल है कि भाई अगर मास एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है, वो डिस्क्राइब हो चुका है पूरी तरह से, वेलोसिटी ऑलरेडी इंडिविजुअल क्वांटिटी है, तो फिर एक तीसरी क्वांटिटी की क्या जरूरत है मोमेंटम की, जो कि इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। आपको पता होगा व्हाट इज मास, मोमेंटम, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, सो दोनों क्वांटिटीज ऑलरेडी प्योरली डिफाइंड है, परफेक्टली डिफाइंड है, तो उनको उनका कॉम्बिनेशन करने का, उसको मल्टीप्लाई करने का और उसको तीसरा नाम देने का मोमेंटम, ऐसा क्यों किया भाई, तो उसको समझते हैं। समझो, फॉर एग्जाम्पल आपने गन देखा होगा, गन फायर नहीं किया होगा लेकिन देखा होगा, मूवीज में तो देखा होगा। तो गन ड्रॉ करता हूँ, तो ये बुलेट है और ये गन है। ठीक है, अब अगर ये गन को क्या हो रहा है, इस बुलेट को कुछ मास है और इसको मैंने फायर किया, इस वजह से इसको कुछ वेलोसिटी है। ये दोनों मिलने की वजह से क्या हो जाता है, ये पेनेट्रेट कर जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, इसके ऊपर अगर उसको फायर करो तो इफेक्ट आता है, पेनेट्रेट कर जाता है, बहुत बड़ा फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट आप करके देखो, जिस वेलोसिटी से इस गन के बुलेट को फायर किया है, उसी वेलोसिटी से समझो एक किसी फीदर को, किसी बर्ड के फीदर को फायर करके देखो। फॉर एग्जांपल बर्ड का फीदर ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज द फीदर ऑफ ए बर्ड। तो इसको वही वेलोसिटी देके देखो, उतना ही वेलोसिटी देके देखो जितना आपने बुलेट को दिया था। इफेक्ट आएगा क्या, ये किसी बॉडी को पेनेट्रेट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्यों? इसके पास वेलोसिटी है लेकिन मास मिसिंग है। मास क्या है, मिसिंग है, तो इफेक्ट नहीं आया। वैसे ही इस बुलेट को मास है, उसको हाथ से मार के फेंको, आपके दोस्त के ऊपर बुलेट को हाथ से मार के फेंक दो, मरेगा क्या, जाएगा अंदर, इफेक्ट नहीं आएगा। मास है वो उस टाइम पे, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। मतलब क्या, फोर्स तभी जनरेट हो रहा है जब उसके पास एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी दोनों है, दोनों एक प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन में है, तब वो कुछ क्रिएट कर पा रहा है, तब वो कुछ कर पा रहा है। सो इट मीन्स दैट motion is dependent on these both parameters, and that is why a third quantity is named as momentum. every time हम ये इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते मोमेंटम का, तो उसका एक नाम दे दिया कि भाई उसके पास मोमेंटम है, तो उसके पास इफेक्ट कॉज करने की क्षमता है, फोर्स क्रिएट करने की क्षमता है, तो उस क्वांटिटी को बोल देंगे मोमेंटम। उसको अलग तरह से बोला जाता है कि ये मोशन का अमाउंट है, कितना मोशन है उसके अंदर, वो मेजर करने का अमाउंट मतलब मोमेंटम। इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे मैंने बताया उस तरह से भी समझ सकते हो कि ये आपको आइडिया देगा कि इसके अंदर कितनी क्षमता है फोर्स क्रिएट करने की। अगर मोमेंटम बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा।
तो यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स. So momentum is mass into velocity. ठीक है, that is we denote generally with p or small p like that. Okay, and it is the multiplication of mass and velocity, that is momentum. जब momentum है तो उसके पास एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में मास भी है और वेलोसिटी भी है. तो अब हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि नेट फोर्स इंटरेक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, अगर दो बॉडीज के बीच में फोर्स इंटरेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम बदलता है तभी फोर्स क्रिएट होता है, और वो जितने जल्दी बदलेगा उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा. इतना आसान है. देखो, जब भी मोमेंटम बदलेगा मतलब क्या, ये तो मास बदलना चाहिए, एक तो वेलोसिटी बदलना चाहिए, या तो दोनों बदलने चाहिए. जब ये होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल रही है तो वो फोर्स क्रिएट कर रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट का मास बदल रहा है तो वो फोर्स क्रिएट कर रहा है. ठीक है, अब ये वेलोसिटी जितने जल्दी बदलेगी उतना वो ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा. समझो, एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बदल गया, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा तभी वो वेलोसिटी बदला. अब ये वेलोसिटी बदलने का जो टाइम है 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड करने के लिए, अगर मुझे 5 मिनट लग गए तो जब जितना फोर्स उसको देना पड़ा उससे कई गुना ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा अगर वही चीज़ मुझे 2 मिनट में करना है. समझ रहे हो, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड करने के लिए मुझे 5 मिनट लगे, और 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड करने के लिए मुझे 2 मिनट लगे. तो कौन से केस में फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा, सेकंड वाले केस में फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि वहाँ कम समय में ज़्यादा वेलोसिटी बदल रही है, ज़्यादा मोमेंटम बदल रहा है कम समय में. सो दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मतलब मोमेंटम बदलना तो जरूरी है, लेकिन वो कितने जल्दी बदल रहा है, रेट, उसके ऊपर फोर्स प्रोपोर्शनल होता है. जितना जल्दी बदलेगा मोमेंटम उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा. एग्जाम्पल से समझाता हूँ, या नहीं समझाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम्पल देखिए समझ जाएगा. बंडू भाई अपने काम पे लौटे फिर से, और काम पे लौटने के बाद समझो, तो ये काम पे लौटे और वहाँ पे जाके अपनी बीवी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं. ये क्या बात होगी, काम करने आए हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, और वैसे वो भी कहाँ पे कर रहे हो, ऊपर कुछ क्रेन से कुछ बक्सा उठाया जा रहा है, कुछ हेवी वेट उठाया जा रहा है, उसके नीचे है भाई साहब. हेलमेट पहना है आपने, येलो हेलमेट, पता है हमें, लेकिन फिर भी आपने अपनी केयर लेनी चाहिए, ऐसे नीचे नहीं खड़ा रहना चाहिए, ठीक से सावधान रहना चाहिए. अब अगर गलती से, बंडू भाई को नहीं समझ रहा, गलती से ये बक्सा अगर यहाँ से छूट गया तो क्या होगा, टेल मी क्या होगा. इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब इसको कुछ मोमेंटम आएगा. ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, मास तो कांस्टेंट है इस केस में, तो क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, बढ़ रहा है. अब इमेजिन करो, जस्ट अबव दिस बंडूज हेड, ये बक्सा जो है ये बंडू के हेड के ऊपर है, समझो अभी तक लगा नहीं उनको, लगने से जस्ट पहले इमेजिन करो. अब इसका मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा है. जैसे ही बंडू भाई के सिर के ऊपर वो गिरेगा तो क्या होगा, बंडू भाई स्टेशनरी है तो बक्सा भी क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा और फिर नीचे गिरेगा. बंडू भाई के सर के ऊपर गिरते ही उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मतलब क्या, मोमेंटम सडनली ड्रॉप हो गया, जीरो. क्या हो गया, मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया. मतलब हाई मोमेंटम बदल गया जीरो मोमेंटम में, मतलब कम हो गया, मतलब मोमेंटम बदल गया. चेंज ऑफ मोमेंटम कितने समय में हुआ, बहुत कम समय में हुआ, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ, तो रेट बहुत ज़्यादा है. तो उस वजह से क्या हो जाएगा, बहुत हाई फोर्स क्रिएट होगा बंडू भाई के दिमाग के ऊपर. शुक्र है कि उन्होंने हेलमेट पहना है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बंडू भाई के सर के ऊपर बहुत बड़ा फोर्स क्रिएट होगा. क्यों बड़ा फोर्स क्रिएट होगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत सडनली ड्रॉप हो गया है. अगर ये मोमेंटम हम धीरे से ड्रॉप करते हैं, अगर ये बक्सा समझो कुछ कुशन मटेरियल से बना हुआ है, कुछ बहुत बड़ा कुशन उठा रहे हैं, वो गिरा. अब कुशन क्या होगा, जैसे ही इसके सर के ऊपर गिरेगा तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो दब जाएगा, तो उसका वेलोसिटी स्लोली ड्रॉप होगा. तो मतलब क्या, मोमेंटम स्लोली ड्रॉप होगा. जैसे ही मोमेंटम स्लोली ड्रॉप होगा तो रेट क्या है, कम है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम कम होने वाला है, लेकिन उसका रेट क्या है, स्लो है, धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है. तो इस वजह से फोर्स क्या होगा, थोड़ा कम जनरेट होगा. उतना फोर्स जनरेट नहीं होगा जब ये बक्सा समझो वुडन है या मेटल है. गेटिंग और नॉट. सो दैट इज हाउ मोमेंटम वर्क्स, एंड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स. जहां जहां पे भी फोर्स है वहां वहां पे मोमेंटम बदल रहा है. जब तक मोमेंटम नहीं बदलेगा तब तक फोर्स क्रिएट नहीं होगा, और वो मोमेंटम जितने फास्ट बदलेगा उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा. वो मोमेंटम जितने स्लो बदलेगा उतना कम फोर्स क्रिएट होगा. दैट इज सेड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो अगर इसको अगर अलग और एग्जांपल से समझाता हूँ कि बंडू भाई आगे चलते फ़ोन पे बोल रहे, बीवी से बात कर रहे, और ये जो थे वो किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और वहाँ से बात करते करते ये भूल गए कि आगे कुछ नहीं, आगे गैलरी खत्म हो गया, बिल्डिंग का काम चल रहा है, नीचे गिर सकते हैं, वो भूल गए और गिर गए समझो. तो ये बंडू भाई इस नेस्ट के ऊपर अभी गिरने वाले हैं. देखो अभी क्या हो रहा है, बंडू भाई पूरे ऊपर से
कहाँ से? बिल्डिंग से गिरे, फ़ोन पे बात करते करते अपने बीवी से भूल गए, और फिर क्या, फ़ोन तो छूट गए हाथ से, अब नीचे गिरने वाले। इनका हमें नसीब हमेशा अच्छा होता है, जहाँ जहाँ भी मुसीबत है वहाँ बच जाते हैं, नीचे कुछ नेस्ट है। अब क्या होगा बताओ? अब इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा क्या? इनको लगेगा क्या? इसका क्या आंसर है? नहीं लगेगा। आपको पता है क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अगर ये ज़मीन पे गिरते थे तो मर ही जाते थे। ज़मीन पे जब गिरेंगे तब क्या होगा? वो ज़मीन के ऊपर जब रहेंगे, यहाँ पे जब रहेंगे वो, तब का मोमेंटम सडनली ड्रॉप हो जाएगा जीरो में, क्योंकि ज़मीन पे जाते ही उनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ड्रॉप इन मोमेंटम इज वेरी सडन, बहुत कम समय में उन्होंने मोमेंटम ड्रॉप हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट हो गया, क्योंकि फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम जल्दी बदलेगा उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा। तो इस केस में अगर वो सड़क पे गिरते हैं तो बहुत जल्दी उनका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा, मर जाएंगे। अगर वही वो किसी नेट के ऊपर गिरते हैं तो नेट क्या करेगा? उनको नीचे लेके जाएगा स्लोली। नेट उस वेलोसिटी को धीरे धीरे एब्सॉर्ब करेगा, तो उनका वेलोसिटी ड्रॉप होगा, बाद में वो नेट के ऊपर जाके वो भी वहाँ पे भी सोने वाले, ठीक है। लेकिन वो वेलोसिटी जब जीरो हुआ तो इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी जितना था उनका, वो ड्रॉप जीरो तक होने के लिए उनको कुछ फाइनाइट समय लग गया, और टाइम ज़्यादा होने की वजह से रेट क्या हो गया? टाइम ज़्यादा होने की वजह से रेट क्या हो गया? कम हो गया। रेट कम हो गया, इसलिए क्या हो गया? फोर्स कम एक्सर्ट होगा बॉडी के ऊपर, उन्हें ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी। दैट इज हाउ द मोमेंटम वर्क्स। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। जितना जल्दी मोमेंटम बदलेगा उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जब बॉल कैच करते हैं तो वो जब बॉल आता है तो वो हाथ को पीछे लेते हैं। आपने देखा होगा, जैसे बॉल कैच करते हैं अपना हाथ पीछे लेते हैं। क्यों लेते हैं? अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, बंडू भाई क्रिकेट खेलने गए शाम को, अब कैच पकड़ रहे हैं, तो कैच जैसे ही पकड़ेंगे क्या होगा? हाथ पीछे आएगा। देखा होगा आपने, ऐसा क्यों करते हैं ये? इसका वजह है, अगर हाथ वहाँ पे ही रखते हैं तो जो बॉल का मोमेंटम है वो वहीं पे सडनली ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ही वहाँ पे सडनली ड्रॉप होगा तो क्या होगा? वेरी हाई अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी जनरेटेड, बिकॉज रेट बहुत फास्ट है, टाइम बहुत कम ले रहे हैं उसको वेलोसिटी को जीरो करने के लिए यहाँ पे फोर्स ज़्यादा क्रिएट होगा, हाथ को लग जाएगा, क्योंकि बॉल जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। तो अगर जैसे ही उसको पकड़ते हैं वो पीछे लेके जाते हैं, मतलब क्या? उसका वेलोसिटी स्लोली ड्रॉप करते हैं, तो मोमेंटम क्या हो रहा है? स्लोली ड्रॉप हो रहा है। जैसे ही मोमेंटम स्लोली ड्रॉप होगा, फोर्स कम जनरेट होगा, वेलोसिटी उतना ही ड्रॉप हुआ, मोमेंटम उतना ही ड्रॉप हुआ, लेकिन उसको टाइम ज़्यादा लगाया, बिकॉज द फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना टाइम ज़्यादा लोगे उतना रेट कम रहेगा, जितना रेट कम रहेगा उतना फोर्स कम लगेगा। Okay, so now this force can be quantified with this law, that it says that force is nothing but what? Is directly proportional to rate of change of momentum. So if I remove this proportionality sign, there will be a constant, and then Newton's has decided this constant as 1 unity. So the force comes to be, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में एज पर एज आवर कोर्स इज कंसर्न, मास हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, हम चेंज मास वाले ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर करने वाले, वैसे सिचुएशन नहीं आएगी, तो मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो उस वजह से उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल साइन के बाहर ले सकते हैं। सो व्हाट इट बिकम्स? मास इंटू डीवी बाई डी टी। एंड व्हाट इज डीवी बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितने रेट से वेलोसिटी बदल रहा है, मतलब एक्सलरेशन और डिसलरेशन। सो इट इज मास इंटू एक्सलरेशन। वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो एक्सलरेशन, वेलोसिटी अगर कम रह रहा है तो डिसलरेशन। जितने रेट से वो वेलोसिटी बढ़ेगा कम होगा, उसके ऊपर वो फोर्स डिपेंड होगा। जितना ज़्यादा एक्सलरेशन चाहिए उतना ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, जितना कम एक्सलरेशन चाहिए उतना कम फोर्स लगेगा। एंड द यूनिट ऑफ द फोर्स इज नथिंग बट न्यूटन। So this is how we have covered Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. In the next lecture, we'll see Newton's third law of motion, principle of transmissibility and principle of superposition. So अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। If you find this content worthy, please comment me in the comment section your suggestions, your feedback. See you in the next session. Thank you very much.